नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। महाराष्ट्र में क्या अगले 24 घंटे में नई सरकार बनेगी, या फिर यह सियासी ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर फ्लोर टेस्ट में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बड़ा खेला होगा? क्या शिंदे को बागी विधायकों पर भरोसा नहीं है? शिंदे को इस बात का डर है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कुछ विधायक उद्धव गुट में लौट सकते हैं, या फिर शिंदे के कैंप में उद्धव का खबरी भी मौजूद है जो उद्धव ठाकरे को पल पल की जानकारी दे रहा है। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज क्या क्या हुआ है, फिर सवालों पर आएंगे। सियासी उथल पुथल के बीच आज एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शिंदे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आए। बोले कि जल्दी मुंबई जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर फडणवीस सियासी मंथन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चिट्ठी लिख दी, और सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, भावुक अपील की। पहले आपको सुनाते हैं आज शिंदे ने क्या कहा, फिर आऊंगा चिट्ठी पर। कोई भी शंका की बात नहीं है। जैसे ही हमारा अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल सरकार कैसे बनाएंगे? कधी 2-3 दिवसात आता आजच उद्या कधी मुंबईला जाणार आहोत, आम्ही सगळे जाणार आहोत। त्याच्यामध्ये काही करण्याची आवश्यकता नाही। शिंदे कह रहे हैं हम ही असली शिवसेना है, हम जल्दी मुंबई लौटेंगे। लेकिन सवाल है कब लौटेंगे भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर सरकार बनाते हैं तो आंकड़ा 162 तक पहुंच जाता है। उद्धव गुट के पास 15 विधायक हैं, लेकिन उद्धव गुट का दावा है कि उनके विधायकों को गुवाहाटी में किडनैप करके रखा गया है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुंबई लौटने पर करीब 20 विधायक उनके साथ आ जाएंगे। दोनों पक्ष के अपने दावे हैं, सबके पास बहुमत है कहने को। अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट में देरी क्यों? क्या नंबर पर किसी को भरोसा नहीं है? इसके लिए हम कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, या देश जानना चाहता है। जैसे अगर विधायक किडनैप हैं तो उद्धव खुद बहुमत साबित करने की बात क्यों नहीं कहते? अगर नंबर है तो बोलिए हम ठीक है, फ्लोर टेस्ट बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुलाइए, फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे एक बार भी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे। सूत्र तो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो हो सकता है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली जाए। तो फिर नंबर है, विश्वास है, तो इसकी बात कहां से आती है? वहीं शिंदे गुट के पास अगर पूरे नंबर हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं कह रहे? वो आएंगे आएंगे आएंगे। अरे भाई, आप कहते हो कि रोज एक उठता है हमारे पास आ जाता है, रोज 2 उठते हैं हमारे पास आ जाते हैं। आप खुद उठ के चले जाओ। अब तो कईयों को सुरक्षा मिली हुई है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुरक्षा देनी है इनको, तो फिर किस बात की दिक्कत है? अभी आप मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने के लिए अलग है और अंदर बात कुछ और है। क्या अगर बीजेपी को नंबर पर भरोसा है तो फिर वो वेट एंड वॉच की भूमिका में क्यों है? आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं जिसके पास 106 विधायक है, और अगर आपको लगता है सरकार अल्पमत में आ गई है तो 10 दिन से आप क्या देख रहे हो? आप बोलो विधानसभा का सत्र बुलाइए और करिए फ्लोर टेस्ट। बीजेपी भी कह रही है हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर वाकई सबको पता है सरकार गिर गई है तो फिर फ्लोर टेस्ट की बात बीजेपी भी क्यों नहीं करती? इस बीच उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेल दिया। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को बकायदा चिट्ठी लिख दी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से आप गुवाहाटी में फंसे हुए हैं, हर दिन आपके बारे में नई जानकारी मिल रही है। अब जानकारी कौन दे रहा है? उद्धव ठाकरे के कुछ लोग वहां हैं। इसको जो कह रहे हैं लोग, कुछ बातें ऐसी हवा में उड़ रही हैं, क्या वो सच है? वो ये भी लिखते हैं चिट्ठी में कि आप में से कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं। क्या उद्धव ठाकरे माइंड गेम खेल रहे हैं या उनका खबरी वहां पर है? आप अब भी शिवसेना में हैं, वो ये भी कहते हैं। अभी तक तो आप चाह रहे थे कि 16 विधायकों को अयोग्य कर दीजिए, अब कह रहे हैं आप सब शिवसेना में हैं। आप लोगों के परिवार वालों ने भी मुझसे संपर्क किया है और बात की है। मैं शिवसेना परिवार के प्रमुख के तौर पर आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और अपने दिल से आपसे ये बात कह रहा हूं कि कंफ्यूजन से बाहर आइए। इससे बाहर आने का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा। आप किसी साजिश का शिकार न बने। जो सम्मान आपको शिवसेना में मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा।
शिवसेना पार्टी के प्रमुख और परिवार के मुखिया होने के कारण मैं आप लोगों के लिए चिंतित हूं। उद्धव के इस लेटर के मायने क्या है? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सोच रहे हैं कि शायद आखिर में ये लेटर काम कर जाए, ये भावनात्मक शब्द काम कर जाए? या फिर शिंदे कैंप में उद्धव का खबरी है जो शिंदे गुट की जानकारी उद्धव तक पहुंचा रहा है, जैसा वो चिट्ठी में लिख रहे हैं? वो खबरी शिंदे कैंप में पूरा माहौल बता रहा है और उद्धव ठाकरे इसी आधार पर बागी विधायकों को भावुक अपील कर रहे हैं। इस बीच आज राज्यपाल ने उद्धव सरकार से 22, 23 और 24 जून को लिए फैसले की भी पूरी रिपोर्ट मांग ली। खबरों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव 3 दिन में पास कर दिए गए। ऐसे में आज के सवाल हैं राष्ट्रवाद में कि क्या 24 घंटे में फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी बहुत आनंद फानंद में दिल्ली आए और यहां भी बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से उद्धव डर रहे हैं या बीजेपी डर रही है? क्या शिंदे कैंप में उद्धव का खबरी भी है? और फ्लोर टेस्ट में क्या बड़ा खेला होना बाकी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राघव अवस्थी वकील जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजय के चड्डा वकील भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या उद्धव ठाकरे जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या आप में से कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं और सारी बातें जो अभी मैंने पढ़कर बताई, क्या उद्धव ठाकरे एक आखिरी दाव चल रहे हैं या संभव है कि उनका कोई खबरी, उनका करीबी यहां से 2-2, 3-3 लोग रोज जा रहे हैं? हो सकता है कोई इसीलिए भेजा जा रहा हो कि वहां जाओ, जरा देखो माहौल क्या है और थोड़ा ब्रेन वॉश भी करो, उसकी कहानी है। क्या आपको लग रहा है ट्विस्ट आने वाला है क्या फ्लोर टेस्ट में? नहीं, देखिए, ये तो संभव हो सकता है, ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ लोग हों जिनको यहां से भेजा गया हो, लेकिन वो बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत थोड़ी संख्या हो सकती है, 2-4 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उद्धव की जो ताज़ा चिट्ठी है, ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल वॉर जो लगातार लड़ रहे हैं, जो एक समय में उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली थी, अब वो इस तरह से दिख रहे हैं कि जैसे देखिए हम आपको बुला रहे हैं, हम आपकी बड़ी कद्र करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन इस सब का समय निकल गया। और उद्धव ठाकरे ये जिसके भी कहने पर अब ये कर रहे हैं, अब शायद रणनीतिक तौर पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से हताश निराश एक शिवसेना प्रमुख दिखेगा तो जो शिवसैनिक हो सकता है आने की इच्छा भी रखते होंगे वो नहीं आएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। और मैं ये कहूंगा, आप कह रहे थे कौन डर रहा है, उद्धव या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, उद्धव डर रहे हैं, तो दोनों के डर में जो शब्द हैं सतर्क लेकिन होना और डरना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और अगर ये है कि भाई 40 के 40 विधायक उधर चले गए दिख रहा है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके पास 106 विधायक हैं उसको बोलना चाहिए कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाइए और यहां पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बोल कौन रहा है? एक ऐसी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं, वो कह रही है भाई आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी 2 विधायक से तो आएगा नहीं, उसमें बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसको। तो बीजेपी अगर सपोर्ट कर सकती है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तो खुद क्यों नहीं ला रही है अगर वो कॉन्फिडेंट है कि सरकार गिर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के बाद आपको उसी तरफ जाती हुई चीजें दिखेंगी। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने कल ये कह दिया तो उसी वक्त तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब अविश्वास प्रस्ताव की ही तरफ जा रही है, क्योंकि मूल मुद्दा क्या है, चेयर पर जो बैठा है वो आखिरी फैसला ले लेगा, तो आप फिर न्यायालय जाते रहिएगा, फैसला होता रहेगा, सरकार बनती गिरती रहेगी। मूल मुद्दा था कि डिप्टी स्पीकर का जो चेयर है वो चूंकि डाउट में है, उस पर संदेह आ गया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहेगी कि वो संदेह जो खड़ा हुआ है उसका वो लाभ ले, राज्यपाल से कहे कि आप बुलाइए और अविश्वास मत जो है वो पेश करेगी और उस पर वोटिंग कराए। चूंकि 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक ये लोग वहां अयोग्य नहीं घोषित किए जा सकते, तो अब उसके पीछे क्या होगा कि फिर शिवसेना भागेगी और सर्वोच्च न्यायालय से कहेगी कि देखिए हम यही आशंका जता रहे थे, लेकिन नंबर जो होगा उसकी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी और वो होती हुई दिख रही है। राघव अवस्थी जी, जो अभी कोर्ट की स्थिति है उसमें कहीं से फ्लोर टेस्ट की मनाही तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट में कोई अड़ंगा तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो वो किसके नेतृत्व में होगा? नहीं, जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है तो वो तो होगा ही होगा। तो जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, अब मुद्दा यह है कि कौन प्रिसाइड करेगा फ्लोर टेस्ट के ऊपर, क्योंकि इस बात को तो मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास जो है हाउस के जो सदस्य, जो सदन के सदस्य हैं, उनका विश्वास नहीं।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा एक चीज और थी जो चिट्ठी को लेके थी, वो थोड़ा राजनीतिक मसला है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे जो समझ में आता है कि जो शिवसेना के विधायक है, उनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो उद्धव ठाकरे को मिल गया, लेकिन बाकी विधायक दल को कोई मंत्री पद नहीं मिले। मंत्री पद कांग्रेस और एनसीपी जो चुनाव में हारे हुए हैं उनको दे दिए गए। तो इस स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा उद्धव ठाकरे जो है उन विधायकों को दे सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वो विधायक नहीं पा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे इसी कारण से लगता है कि जो उद्धव ठाकरे की जो उनकी एक डेस्परेशन देखी जा रही है, और फिर वो इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। मतलब ड्रामा तो नहीं कह रहे, चलिए ठीक है, जो भी वो इमोशन खेल रहे हैं, लेकिन विधायक दल को अगर ऐसा लगे कि भाई देखिए आपको मुख्यमंत्री पद मिल गया, आपके मुख्यमंत्री पद के लिए जो है हम लोगों को जो मिल सकता है हम वो क्यों छोड़े, तो उस सेंटिमेंट के साथ जो है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, चाहे वो राजनीति में हो या जीवन के किसी भी और क्षेत्र में हो। पर मुझे जो एक और बात में दिलचस्पी, कई बार मैं खत्म करना चाहता हूँ, जो दिलचस्प बात ये होगी कि जो फ्लोर टेस्ट होगा, जो मुझे इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात लगती है कि जो 10th शेड्यूल है भारतीय संविधान का, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस में विप के खिलाफ या पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ जाए। 10th शेड्यूल में वैसे तो विप की कोई बात, विप शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मुझे जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि जो भी डिप्यूटी स्पीकर या कोई भी जो अथॉरिटी है जो प्रिसाइड करेगी, उसका क्या रवैया होगा इन लोगों के वोट देने के अधिकार के बारे में, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ी है। बस कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप पार्टी के अनुशासन के लगातार खिलाफ जा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है। तो एक वकील की हैसियत से ये बहुत ही फैसिनेटिंग मामला है, और मुझे लगता है आगे भी जो है बहुत कुछ इससे हम सबको सीखने को मिलेगा। हर्षवर्धन जी भी शायद मुझसे, ठीक है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे कैबिनेट की एक बैठक होनी है। गौरव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार रवि श्रीवास्तव के पास चलते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, इस वक्त फ्लोर टेस्ट से कौन डर रहा है? शिंदे गुट डर रहा है, बीजेपी घबराई हुई है कि नंबर पता नहीं वहां हो ना हो, दोबारा अजीत पवार वाली स्थिति ना हो जाए कि विश्वास कर लिया और बाद में धोखा खा गए, नंबर नहीं हुआ, या फिर उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं? देखिए, आज से 2.5 साल पहले जब सुबह सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर ने शपथ दिलाई थी, तो उसके 3 दिन के बाद वो उस पद से हट गए। वो दर्द देवेंद्र फडणवीस कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। और आज जो ये तमाशा हो रहा है, जो सुबह नड्डा के घर, शाम को अमित शाह के घर, दोपहर में इसके घर, शाम को उसके घर जो घूम रहे हैं, वो अपना जो वो उनका जो सम्मान को ठेस पहुंची है उसी का बदला निकालने के लिए वो घूम रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पार्टी रूलिंग है वो फ्लोर टेस्ट क्यों मांगेगी? फ्लोर टेस्ट हमेशा विपक्ष मांगता है, जिसको ये लगता है कि मेरे को तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, तुम अपना विश्वास प्रस्ताव पे तुम आओ हमारे पास सामने। जो रूलिंग है, जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार चला रहा है, वो काहे के लिए फ्लोर टेस्ट मांगेगा? अभी जो ये कहानी चल रही है कि वहां गुवाहाटी में 40 हैं, अभी आज 34 रह गए जिन्होंने उस पे उनको नेता बनाने पे हस्ताक्षर किए, तो उनमें से कितने सच्चाई के साथ में उसके साथ हैं शिंदे के, वो क्या पता चलेगा? वो पता तभी चलेगा जब सारे के सारे मुंबई में हाजिर होंगे आकर के। और आप कह रहे हो कि उनको एनसीपी और कांग्रेस ने बड़े बड़े पद मांग लिए। अरे जो महाराष्ट्र का सबसे कीमती पद है, जो क्रीम पद जिसको बोलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ही दिलवा दी थी। और एकनाथ शिंदे भी 2.5 साल तक पूरा आनंद उठाने के बाद अब उन्हें याद आया कि अरे हमारा हिंदुत्व तो खो गया, हम जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो तो खत्म हो गई। अब आया उनको 2.5 साल के बाद, जब उन्होंने पूरा अपना काम पूरा कर लिया, तब उन्होंने कहा चलो अब सरकार गिरा लेते हैं आगे चल के। तो ये जो आपने बात कही ना फ्लोर टेस्ट से डरने वाली बात, ये फ्लोर टेस्ट से वही लोग डर रहे हैं जिनको ये खतरा है कि आखिरी समय पे इसमें कितने विधायक निकल जाएंगे। आज बोलता हूं आपको, कम से कम 20 जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो वहां पे सिर्फ जासूसी करने के लिए हैं।
वो सिर्फ इनकी हर स्टेप पे मदद कर खबर पहुंचा रहे हैं कि भाई अब ये इन्होंने तो वो कदम उठाया, 20 जो अब आज है, रात को सुनिए आज मेरी रात को बात, बरोड़ा वो जो गए, 20 आज जासूसी सवेरे करने के लिए दिल्ली वहां गए, गए हुए हैं। आज फडणवीस से मिले, आज अमित शाह से मिले। सुनिए ना ये मेरी सारी बात, कहानी बताने के अरे लिए। मेरी बात सुनिए, वो जो 20 उठकर चले गए कि हम वहां जाकर जासूसी करेंगे, उन्होंने जाते वक्त जासूसी करके क्यों नहीं बताया कि देखिए ये मेरे साथ 20 और जा रहे हैं? वो तो वहां चले गए और तब पता चला कि अरे 30-30, 40-40 वहां हैं। उन्होंने उसी वक्त जासूसी क्यों नहीं की? तब बता रखा था सर। अच्छा, तो उद्धव ठाकरे को पता था? उद्धव ठाकरे को जब राज्यसभा की पोलिंग हुई तो शरद पवार क्यों अगले दिन कह रहे थे गृह मंत्रालय से अपने राज्य के कि हमको पता कैसे नहीं चला, ये रातों रात कैसे चले गए? शरद पवार नाटक कर रहे थे। ऐसा बयान उन्होंने कोई पब्लिक में नहीं दिया कि हमें पता नहीं चला। जो उद्धव ठाकरे अरे सर, पब्लिक में हर चीज आकर बोलेंगे थोड़ी होता है। जब एमएलसी की पोलिंग हुई तब पता चला। अच्छा मुझे अब रवि श्रीवास्तव जी एक चीज और समझाइए। 20 विधायक उद्धव ठाकरे के कैंप के वहां गए जासूसी करने के लिए, यहां से वो जा रहे हैं, ये भी उद्धव ठाकरे को पता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने रोका नहीं, बोला तुम जाओ, हम लोग 1 हफ्ते तक मजा करेंगे, मैं यहां घर छोड़ के वहां चला जाऊंगा अपने दूसरे घर में, तुम लोग वहां रहना, मसाज वसाज ले लेना, पार्टी कर लेना और उसके बाद वापस आए। ऐसा किया उन्होंने क्या? रवि श्रीवास्तव जी कैसी कहानी सुना रहे हैं आप? हो तो यही रहा है सर, आपके सामने ही है। वो वहां पे क्या कर रहे हैं आप सबको दिखाई दे रहा है। वो कौन से सीरियस है? अरे अपना मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई ये लेजिस्लेटिव वर्क छोड़ के, अरे मतलब देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली ठीक नहीं लग रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं, हमारे साथ संजय चड्ढा भी जुड़ गए हैं, सर आपके पास भी आऊंगा, राघव जी भी कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कहना चाह रहे हैं, सबके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले गौरव के पास चल रहा हूं। गौरव, कैबिनेट की बैठक होनी है थोड़ी देर में, उसका मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक जो है सुशांत थोड़ी ही देर में शुरू होगी, जो कि दोपहर में पहले 2:30 बजे होनी थी। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एकनाथ शिंदे द्वारा अभी तक 1 जून के बाद जो भी फैसले लिए गए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, उन सभी फैसलों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो बागी विधायक जो कि मंत्री थे, गुवाहाटी में मौजूद थे, उनके मंत्रालय छीने गए। ऐसे में अब नए पोर्टफोलियो के साथ जो नए मंत्री बने हैं, जिनके पास नए मंत्रालय और विभाग पहुंचे हैं, वो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके आगे की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन एक आरोप जो इस दौरान लगा कि तकरीबन 433 गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मात्र 10 दिन के अंदर 17 जून से लेकर 27 जून के बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार द्वारा पास किए गए, उसको लेकर जिस तरह से राज्यपाल की तरफ से जवाब मांगा गया है, उस पर भी एक विस्तृत जवाब देने के बारे में एक रणनीति तैयार हो सकती है। और क्योंकि ये सवालों के घेरे में इस वजह से आ सकता है क्योंकि इसमें से कुछ आदेश ऐसे हैं जिनमें बड़े स्तर पर आदेश पारित किए गए हैं, जिनके लिए बजट पास किए गए हैं। ऐसे में वो खटाई में ना पड़े, उन पर सवाल ना उठें, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और खुद उद्धव ठाकरे इस बैठक में सशरीर उपस्थित ना होकर वर्चुअली जो है शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आदित्य ठाकरे, जिनके पास अब काफ़ी मंत्रालय पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ अनिल परब, जिन पर ईडी की जांच चल रही है, इसके अलावा बाकी के विधायक जो कि मंत्री बने हैं, वो अपने अपने मंत्रालयों को लेकर आगे की रूपरेखा भी रख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण बैठक सरकार के नजरिए से काफी ज्यादा है क्योंकि सरकार अपने फ्लो में पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। संजय चड्ढा जी, आपके हिसाब से फ्लोर टेस्ट आपको लगता है आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा क्या, और इससे कौन बचने की कोशिश कर रहा है फ्लोर टेस्ट से? देखिए, जहां तक कानूनी व्यवस्था है वो आपने पहले भी व्यक्त की, लेकिन मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं उसकी। फ्लोर टेस्ट इज द राइट प्लेस एज पर द अर्लियर जजमेंट्स, जैसा बोमई से लेके कर्नाटका, उत्तरांचल और तमाम जजमेंट्स। सो फ्लोर टेस्ट जो है वो राइट टेस्ट है किसी भी तरह से। लेकिन जब अब आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर जो अब आपका सवाल है उसके जवाब में अगर मैं कहूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब 1985 में आया था, तब से अभी तक आज 37 साल हो गए हैं, क्या इसका स्वरूप किस उद्देश्य से बनाया गया था और उसका क्या हश्र हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। क्या ये जो 15 दिन का समय दिया गया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन 14-15 दिनों में जब तक कुछ एक्शन नहीं हो सकता, अगर फ्लोर टेस्ट होंगी तो ये फ्लोर टेस्ट होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग और ये तमाम चीजें विस्तार से नहीं होंगी? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल होंगी। पता नहीं पॉलिटिशियंस इस बात को यहां पे कहें या ना कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय आप देंगे
उतना समय में फ्लोर टेस्ट में जितना डिले करेंगे आपको यानी अभी लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई नहीं, अभी होगी हॉर्स ट्रेडिंग। बिल्कुल आप मेरे से आप कहला रहे हैं। मतलब जो वहां गए हैं वो सब जो है वो ऐसे ही चले गए होंगे, या तो आप रवि भाई जैसा मान रहे हैं कि कुछ खबरी गए हुए हैं 20-20, या फिर आप मान रहे हैं बहुत ईमानदार हैं, सब उठ के चले गए हैं साथ देने के लिए। बात बिल्कुल सही है आपकी। तो ये आज इस परिप्रेक्ष्य में आज बल्कि एक और चीज की जरूरत हो गई है हमारे को। आई थिंक वी नीड ए मेजर अमेंडमेंट इन एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 का जो लॉ है 37 साल में उसने क्या दिया हमें मालूम है, और किस परिप्रेक्ष्य में जब राजीव गांधी ने बनाया था तब भी क्या कारण था, ये सब जानते हैं इस चीज को। तो आज की आवश्यकता सबसे बड़ी ये है कि कैसे ये जो रोज का एक सिलसिला जारी है साल में, लेकिन संजय भाई आपने इसका जवाब नहीं दिया कि उस फ्लोर टेस्ट से बचना कौन चाह रहा है। ये जो खींच रहा है मामला, ये बीजेपी को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है शिंदे के ऊपर कि जितना बोल रहे हैं उतना नंबर है, शिंदे साहब को खुद अपने नंबर पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो ये सोच रहे थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट से ये थोड़ी रोक लग जाए उसके बाद हम जाएं, और उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं कि अगर ये आगे फ्लोर टेस्ट हो गया तो मामला खत्म। मुझे तो देखिए अंदर की बात तो मैं नहीं जानता हूं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये लोग जो पक्ष जब तक एक मजबूती से तैयार नहीं हो जाएगा, चाहे वो शिंदे ग्रुप हो चाहे वो दूसरा ग्रुप हो, उद्धव ठाकरे हो, जब तक उनको परिपक्वता से नहीं मालूम होगा वो नहीं जाएंगे। क्योंकि फ्लोर टेस्ट में तो राज जो है वो छुपेगा नहीं ना, वो तो खुल जाएगा एकदम। पर हर्षवर्धन जी मुझे एक बात बताइए, ये तय कैसे होगा कि वो जो 40-45 साथ दिख रहे हैं जो रातों रात आपके कहने पर उठकर चले गए सूरत और फिर वहां से चले गए गुवाहाटी, वो यहां पर आकर वही बटन दबाएंगे जो आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट में कि वो दबाएं? देखिए, सबसे बड़ा संकट यही है, और महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जितना भरोसा कम हो गया है एक दूसरे के ऊपर, उसमें ये होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, बार बार चूंकि ये साइकोलॉजिकल वॉर चलती है, माइंड गेम चलता है, तो उद्धव राउत और आदित्य ठाकरे उन्होंने जो जो कहा, तो हम लोग भी टीवी की बहस में कहते हैं कि 20 लोग चले गए, 25 लोग, अभी रवि जी ने भी कह दिया। सवाल ये है कि अगर 20 लोग उनके साथ होते तो उनको जासूसी करने की क्या जरूरत है? अगर 20 मुंबई में बैठे रहते तो अब तक गुवाहाटी में बैठे लोग थक चुके होते और सरेंडर कर देते, क्योंकि जैसे ही 20 की संख्या इधर होगी, वो किसी भी स्थिति में ना तो सरकार बनाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी उनको चिमटे से भी नहीं छुएगी, क्योंकि वो एक बार जल चुकी है, बहुत अच्छे से फंस चुकी है। इसलिए मेरा यह मानना है कि नंबर कुछ हो सकते हैं। हो सकता है कि उद्धव जी ने कुछ शरद पवार जी से कुछ सीखा और पवार साहब ने कहा कि जासूस भेजते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अजीत पवार भी आए थे सरकार बनाने, जब नहीं दबाव झेल पाए तो कहा गया कि शरद पवार का एकदम बहुत वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत शानदार काम किया था। तो मेरा यही मानना है कि दोनों तरफ से अपनी कोशिश है। उद्धव खेमा लगभग हार मान चुका है, उसे भावनात्मक रवि जी इसको सरल भाषा में समझिए तो अगर कोई शादी जिसको आप कह रहे हैं कि होनी ही नहीं है, उसमें अगर दूल्हा दुल्हन नहीं जाएंगे तो वो ऑलरेडी रुक जाती। आप कह रहे हैं दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंचे हुए हैं, लास्ट मिनट पर वो शादी रोकने के लिए वापस आ जाएंगे। अरे गई क्यों है फिर? देखिए, सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि जो बीजेपी का ये जो शिवसेना है एक अलग किस्म की पार्टी है। इन्होंने मित्र ने बताया अभी कि भाजपा हाथ जला चुकी है। भाजपा ने हाथ सिर्फ राजस्थान में जलाए, बाकी सब जगह हाथ में लड्डू लेके गई हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे मणिपुर। अरे भाई अजीत पवार वाला मामला कह रहे हैं, वो उसमें हाथ नहीं जला गया, हाथ पैर सब जल गया, उनका मुंह में छाले पड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि यहां पर जो स्थिति है वो उद्धव ठाकरे जो है वो सिनोनिम है सेना के नाम के साथ। अरे नहीं आप रवि जी आप सचमुच या तो कल तक आप सेना को गाली दे रहे थे तो ऐसे गाली दे रहे थे, आज अचानक आपका उद्धव मोह जाग पड़ा है। थोड़ा मतलब संदर्भ मुद्दों पर बात करें ना, क्यों ऐसी बात करें जो लोगों को भी लगे कह रहे रवि भाई तो अभी ये बोल रहे थे 3 दिन पहले तक। अभी तक तो आप कहते थे कि उद्धव शिवसेना सब बेकार हैं, अभी वो आपको सेकुलर लगने लगे तो अचानक आप एकदम से ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे उद्धव जी का संकट यही कि वो शिवसेना के पर्यायवाची नहीं बन पाए।
वो नहीं शिव सैनिकों को अपील करते। यही तो संकट है ना सर। पर्यायवाची है सर हर्षवर्धन जी, वो डीएनए है बाला साहेब ठाकरे मान लिया का। डीएनए है, एकनाथ लेकिन उस शिंदे- डीएनए के बावजूद एकनाथ शिंदे इतने लोग लाख- चले गए और हम लाख आपकी बात सर मान ले पटक तो भी लाख 50 बात विधायक रगड़ बहुत होते हैं ले। सर। एकनाथ शिंदे- अगर शिवसैनिक एकनाथ और निर्दलीय शिंदे मिला ले शिवसेना तो का 50 हेड विधायक नहीं बहुत बन होते हैं पाएगा। जो वहां बैठे हुए हैं। इसका अगर वो मतलब कि इनकी चाहे कोई पकड़ तो नहीं है। अपनी- सरकार है, अपनी- शिवसेना अपनी है, सरकार- शरद पवार है, अपनी कांग्रेस पार्टी का है, नाम फिर भी हो कुछ नहीं कर पा रहे। शिंदे सेना रख ले, या चाहे कोई हरिओम सेना रख ले, कोई सेना रख ले। अरे भाई नाम में क्या रखा है, नंबर में रखा है सर, नाम तो कुछ भी रख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। राघव अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए हम ये क्यों ना सोचें कि ये सच हो सकता है कि भाई ये 37-40 विधायक शिवसेना के ये नहीं रहना चाहते, इनको लगता है उस आदमी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या उस आदमी ने हिंदुत्व त्याग दिया, या उस आदमी ने उस कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हम यही क्यों मान लें कि ये सब बिक गए, ये सब जो है वो किडनैप हो गए, या इनके पीछे कुछ और सोच चल रही है। अगर वो 40 लोग उनको लगता है उनका नेता ठीक नहीं है और अलग से कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ठीक हो सकते और उनके नेता में गलती क्यों नहीं हो सकती। इसमें सुशांत जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चड्डा जी ने ये 10 शेड्यूल वगैरह की बात करी और कहा कि जो है इस देश में 10 शेड्यूल को क्यों लाना पड़ा। तो वैसे तो ज्यादातर जो देश है दुनिया के, वहां पर तो यही होता है कि जो विधायक होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। ये हमारे ही देश में होता है कि एक कोई हाई कमांड कल्चर ऐसा बना दिया गया है कि नहीं, जिसको हाई कमांड बताएगा नेता, जिसको हाई कमांड कहेगा कि तुम मुख्यमंत्री हो, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को और विधायकों को और एमपीज को उसी के साथ जाना पड़ता है। तो मुझे तो ये बहुत ही हेल्दी ट्रेंड लगता है, मुझे ये बहुत ही हेल्दी ट्रेंड लगता है कि अब विधायक लोग जो है पार्टी लीडरशिप से सवाल पूछ रहे। अभी हमने देखा था, ब्रिटेन में भी अभी हुआ था कि जो कंजर्वेटिव एमपीज थे उनके अंदर जो है एक बगावत पैदा हो गई थी बोरिस जॉनसन के खिलाफ। हमने देखा था मार्गरेट थैचर को जब 2 टर्म के बाद हटना पड़ा था ब्रिटेन में, उसके बाद शायद जॉन मेजर प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हीं की पार्टी के लोग थे जिन्होंने कहा था कि जो है हमें इनकी लीडरशिप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई कुछ कहता है ऐसा तो सब लोग कहने लगते हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग है। तो कोई अगर पार्टी के टिकट पे अगर खड़ा हुआ है और इलेक्शन जीता है तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि जो नेतृत्व का जिसका उसने चुनाव नहीं किया वो उसका बंधुआ मजदूर बन जाएगा। तो ऐसे तो किसी नहीं भी संजय जी, मुझे एक बात बताइए संजय जी, अगर किसी पार्टी के 54 में से 55 में से 40 विधायक अगर बिक जा रहे हैं, अगर कहा जाए कि वो हॉर्स ट्रेडिंग हो गए और बिक गए, तो फिर क्या पार्टी है वो जिसके 40-40 विधायक बिकने को तैयार बैठे हैं? फिर तो खत्म पार्टी है वो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही आपने बताया, और यही वजह से ये एक्सेप्शन है हमारा जो मैं आपको एक बात जो राघव ने बात कही उसको मैं एडिशन देता हूं आपको। जितनी भी परिपक्व डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, नहीं है, कहीं पे नहीं है। हमने क्यों बनाया? हमारे यहाँ ही है, सिर्फ हमारे यहाँ पे। किसी परिपक्व डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई कानून नहीं है। अरे भाई क्या उद्देश्य है चुन के आने का? मतलब अगर आप चुन के आ गए और उसके बाद जो आपका जो बॉस है वो कुछ कहे, वो आपने नहीं मानेंगे तो आप बाहर। ये कानून है। अगर रूल एजेंसी चली जाती हम कहें नहीं, देखिए इसमें ये शायद डेमोक्रेसी के लिए ही हुआ था, और पहले एक बार फिर दोबारा इसमें जो संशोधन हुआ वो इसी वजह से था कि लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि नए सिरे से समीक्षा हो, और एक लाइन की बात है कि आप जिस दिन तय करते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, फिर से विधायक चुनकर आइए और जिसको मन करे उसको सपोर्ट कीजिए। ये एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक नहीं है, ये सचमुच हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। और क्यों इतने मसले आए उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जिसको कहे ना कि एक ठोक बजाकर एक फैसला नहीं दिया, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन मुझे एक बात इसमें हर्षवर्धन जी, 1 मिनट सर मैं इसमें जोड़ रहा हूं, और ये बताइए मुझे, अगर किसी पार्टी के 55 में से 40-42 विधायक को ये लगता हो कि हमारा लीडर ठीक नहीं है, तो लीडर क्यों ना इस्तीफा दे? वो 40 क्यों इस्तीफा दें? फिर 40 हैं तो वो यही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वहां खड़े होना पड़ेगा ना। हाँ। ये आपको मजबूती से अगर वहां कह दें तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे बोरिया बिस्तर समेट चुके थे, वो तो शरद पवार ने थोड़ा फिर से पंप अप कर दिया तो खड़े हो गए। संजय राउत कह रहे हैं कि तुम यहां आओगे तो सड़क पर होगा और ये सब होगा, सब देख लेंगे, और ये उद्धव ठाकरे चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि बाबू सोना तुम आ जाओ। अब वो क्या समझे, संजय राउत की सुने कि बाबू सोना सुने? उनको बेचारों को कंफ्यूजन है। और शिवसेना क्या कर सकती है नहीं कर सकती, आपको हमको सबको पता है।
देखिए, वो भी शिव सैनिक हैं, वो नहीं चाहते हैं दरअसल कि कुछ ऐसी स्थिति बने। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहले जैसा मसला नहीं है। इस बार बाला साहब ठाकरे नहीं है, उद्धव ठाकरे से कहीं कमतर स्थिति एकनाथ शिंदे की नहीं है। और जो विधायक गए हैं उसमें कम से कम 7-8 विधायक ऐसे हैं जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्धव ठाकरे और संजय राउत और शरद पवार की हिम्मत नहीं होगी अगर वो तय कर लेंगे कि मुझे भी उसी तरह से लड़ना है। लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस लड़ाई में फिर भावनात्मक एंगल आ जाता है। फिर आ जाता है कि आप शिव सैनिकों के बीच में मारपीट करा रहे हैं। जो संजय राउत चाह रहे हैं, जो सड़क पर वो अराजकता करना चाह रहे हैं, असली मसला यहां ये है। संजय जी, एक चीज ये भी बताइए कि ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी बोलिए, रवि श्रीवास्तव बोलिए। देखिए, ये पार्टी अलग किस्म की है, थोड़ा ये बात महसूस करिए। जो कर्नाटक में हुआ या जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो कांग्रेस नहीं है। ये कि यहाँ पे आप 15-20 को उठा ले जाइए, हवाई जहाज से दूसरी जगह 5 स्टार में डाल दीजिए जा करके, और वापस ला करके खड़ा करके उनको फिर से जिता के सरकार बना लीजिए। यहाँ वो धंधा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शिवसेना लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सभी विधायकों ने त्यागपत्र देकर जनता के सामने गए, चुनकर आए हैं। कम से कम आप ये वाली बात तो नहीं कही है ना। नहीं, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में वो गुंडागर्दी नहीं हुई, नहीं मारपीट नहीं हुई, बैनर पोस्टर नहीं फाड़े गए, तो उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर भी कालिख लग रही है, ये भी ध्यान में रहे। पैसे लेकर हर्षवर्धन जी, उन्होंने रिजाइन इसलिए दिया बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, इसीलिए दिया। किसी ने रिजाइन नहीं दिया। मैं यही तो कह रहा हूं ना, इसीलिए दिया। से अपने रिजाइन देके और पुनः इलेक्टेड होके नहीं आया कोई ऐसा दूध का दूल्हा नहीं है इस देश में। यहाँ पे नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। अगर दूध के धुले होते तो इस तरह की हरकतें क्यों करते? ये तो कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई चुन कर आया है तब तो उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। आखिर एक आध लोग हार भी गए ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि सब के सब 22 के 22 चुनकर आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन पर ये आप कह सकते हैं, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। और मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी डेमोक्रेसी में विधायकों सांसदों की निष्ठा, उनकी इच्छा और सचमुच वो कितने डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, इसका स्पेस नए सिरे से खोजना पड़ेगा। इस पूरे कानून की समीक्षा की जरूरत। सर, दूध का दूल्हा छोड़िए, मुझे लग रहा है कि इस देश में पॉलिटिशियन पानी के दूल्हे भी नहीं है, जिस हिसाब से उनकी हालत हो रखी है। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा। राघव भाई, मुझे एक चीज बताइए कि क्या उद्धव ठाकरे की अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनेगी, कोई नैतिकता नाम की चीज भी बचेगी, जो हम कभी किसी जमाने में देखा करते थे, अब खत्म है। लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछने के लिए पूछ ले रहा हूं कि आप 10 दिन से कभी चिट्ठी लिख रहे हो, कभी आप धमकी दे रहे हो, कभी कह रहे हो हम फोन से संपर्क में, कभी कुछ कह रहे हो, कभी अपना घर छोड़कर कोरोना के हो गया है, लेकिन घर छोड़ना इतना जरूरी था कि भीड़ लगाकर कोरोना के बीच में चले गए दूसरे घर में। ये सब कर ले रहे हो और कह रहे हो कि हम इस्तीफा देने का भी सोच रहे थे, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हो। तो उद्धव ठाकरे की नैतिकता पर भी कोई प्रश्न होगा कि नहीं होगा? पूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो शरद पवार जी ने भी कही थी, वो रवि जी मैं खत्म कर लेता हूँ बात, फिर आप बोलिए प्लीज। जो शरद पवार जी ने भी कही थी वो ये है कि भाई आपके पास जो है स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वो डायरेक्टली जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। अगर जो है विधायकों के बीच में डिस्कंटेंट था, जो जैसा मैंने कहा लाजमी था, क्योंकि भाई उनको ये लग रहा था कि हमें तो बस के नीचे फेंक दिया गया, यहाँ पे तुमको मुख्यमंत्री पद मिल गया, यानी उद्धव ठाकरे जी को, और जो है गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री और कांग्रेस को मिल गई, एनसीपी को मिल गई। तो इस डिस्कंटेंट के बारे में उन्हें पता होना चाहिए था ऑलरेडी, क्योंकि या तो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो खबर नहीं देता, इसका मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी और के लिए काम कर रहा है। दूसरी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पर आपकी पकड़ है, दूसरी ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि एक और जो बात सुनने में आई है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जी बहुत दिन से जो है घर से बाहर ही नहीं निकले थे, और ये बात सही नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस तो सर होम मिनिस्ट्री शरद पवार की पार्टी के पास है। और शरद पवार को पूरे महाराष्ट्र में पत्ता हिले तो पता रहता है। 40-40 विधायक रात को चले गए। अब रवि श्रीवास्तव वाला लॉजिक मैं नहीं मान सकता कि वो बन के चले गए गुप्तचर और कहा सर मजा नहीं आ रहा है, कुछ दिन से पॉलिटिक्स में कुछ ढंग का नहीं हुआ है, लेट्स हैव सम फन। कुछ होता है वो शरद पवार जी को मालूम होता है, दिल्ली में भी कुछ हो रहा होता है वो शरद पवार जी को मालूम होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे जी इस पूरे खेल में फंस गए। उनकी तबीयत भी खराब रहती है, शायद वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगता है कि अपने बेटे के लिए एक सक्सेशन पाथ जो है वो बना दे, ये हो सकता है।
लोगों को अपने बेटों से मोह होता है, उसमें कुछ गलत बात भी नहीं, आप अपने बेटे का करियर बनाना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेना चाहिए कि आपके अंदर अभी कैपेबिलिटी है या नहीं है। और मेरे ख्याल से किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी की बात संजय चड्ढा जी ने करी थी। मैच्योर डेमोक्रेसी में यही होता है कि अगर विधायक दल का इतना बड़ा हिस्सा कह दे कि भाई हमें इस आदमी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, गवर्नर को चिट्ठी लिख दे, तो रेजिग्नेशन जो है लाजमी। और मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में आके रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। शायद अगले इलेक्शन में वो उनके लिए जो है अच्छा रहता, क्योंकि अभी तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा इस बात पे शक है कि 2024 नवंबर तक उनकी सरकार जो है चलेगी। और ये शायद शिवसेना को भी मालूम है, मतलब उद्धव ठाकरे जी को भी अच्छे तरीके से पता है, तो ये अगले इलेक्शन की मैसेजिंग और कवायद चल। संजय चड्ढा जी, आपके नाम में भी संजय, लेकिन हर संजय ऐसा नहीं होता। मैं संजय राउत की बात कर रहा हूं। आप तो जिसका केस उठाते होंगे उसके लिए ही लड़ते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं कि केस वकील किसी और के हैं और जिता किसी और को रहे हैं, लेकिन उधर संजय राउत ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या वो, आपको लगता है उनको सलाह देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को कि अगर वो इस वक्त इस्तीफा दे दें या थोड़ी और क्लैरिटी ले आए कि भाई मेरे पास नहीं है बहुमत, तो उनका पॉलिटिकल कद और बढ़ जाएगा, या फिर अगर वो अपने विधायकों की सुनते हुए बीजेपी के साथ जाने की बात कर लें तो शायद वो और स्मूथ पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में चले जाएंगे? देखिए, वो उनको इस चीज की जानकारी बहुत होनी चाहिए। इस चीज की जानकारी, भाई अगर मेरी जेब में क्या है मुझे मालूम है ना, मेरे साथ कौन कौन है ये मुझे मालूम होना चाहिए। अगर अब जानने के बाद भी आप अनजाना बन के एक्ट करना चाह रहे हैं तो 2-4 दिन के ही मेहमान है। फिर इससे स्पष्ट बात और कौन कहेगा? मेरे ख्याल से सबसे स्पष्ट बात है, आपको ये नहीं मालूम है कि कौन आपके साथ है। आपको भरपूर मालूम है, कोई इतना बड़ा नंबर तो है नहीं, 200 लोगों को ही आपको देखना है, और उसमें से भी बल्कि अपने तो 55 ही लोग हैं, उनको ही देखना है कि भाई कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। नहीं, एक चीज मुझे बताइए हर्षवर्धन जी, क्या उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स समझते नहीं हैं, या वो ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि कोई समझने नहीं दे रहा है, या फिर उनके लिए ये विकल्प हो सकता था कि संजय राउत को कहते कि तुम थोड़ा साइड बैठो, या इसको साइड लगा रहे हैं, ये मैसेज देते, वो जो 40-45 नाराज हैं उनका आधा गुस्सा तो इसी में कम हो जाता कि संजय राउत को साइड कर दिया है तो हमारे लिए रास्ता खुल सकता है, हमारे लिए व्यवस्था सीएम तक पहुंचने की बन सकती है। अभी कम से कम डैमेज कंट्रोल करते, बाद में देखते संजय राउत को फिर वापस लाना नहीं लाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया सुशांत जी, लेकिन एक बात समझिए, इस देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपने पुत्रों को पुत्रियों को ये देने की कोशिश की और वो जानते थे कि उसके सर्वथा योग्य नहीं है। एक नाम नहीं है, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ गांव घर में छपरी छवाई जाती है तो थून लगा के चढ़ते हैं, बांस लेके दौड़ते हैं, तो पता है कि नहीं टिक पाएगी। अगर वो बढ़िया से नहीं है, बीच वाला जो मोटा तना होता है वो नहीं है, तो ये ऐसे नेता हैं। व्यक्ति के तौर पर उद्धव ठाकरे बढ़िया होंगे, मैं निजी तौर पर तो जानता नहीं हूं, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन नेता के तौर पर इतने असफल व्यक्ति, नेता के तौर पर इतने कमजोर दिखते हैं, और जो एक शब्द है ना कि अनमयस्क दिखते हैं, वो एकदम लगता ही नहीं कि राजनीति करना चाहते हैं। ये देश में कई जो वंशवादी पार्टियां हैं उनके पुत्रों के साथ है ये। अब सवाल ये कि ऐसे में कौन मिलता है? फिर ऐसे में संजय राउत जैसे लोग मिलते हैं, ऐसे में वो लोग मिलते हैं जो सलाहकार के तौर पर जानते हैं कि ये कमजोर है, ये हमारी ही बात सुनेगा, अपनी कोई रणनीति नहीं है, और उसमें वो लाभ लेते हैं। आप सोचिए ना कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ताकतवर नेता महाराष्ट्र का कौन है? आप कहते रहिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे हैं, आज की तारीख में संजय राउत सबसे ताकतवर नेता के तौर पर हैं, और उसका उन्हें क्या लाभ हानि हो रहा होगा वो तो वही जाने। लेकिन शिवसेना के लिए इतनी हानि है कि आज उसके अपने शिवसैनिक बहुतायत उसको छोड़कर चले गए हैं। ये भी अगर उद्धव नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उन्हें नेता नहीं मानता हूं। रवि जी, जिस करना चाहता हूं, हाँ गौरव जी बोलिए, राघव जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, कल को अगर संजय राउत ये कहे कि मैं भाजपा में भर्ती होना चाहता हूं, जिसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स को बहुत अच्छे से बर्निश, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, मैं हिंदी उतनी अच्छी नहीं जानता जितनी हर्षवर्धन जी जानते हैं, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स को बिल्कुल चमका लिया है कि जो है मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कहीं से भी सरकार लाके जो है बना सकता हूं।
एक बस और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं बस इसमें जोड़ दूं, राघव भाई, मुझे लगता है है जितनी शेरो शायरी की और स्वच्छंद होकर कुछ भी बोल देने की उनको आदत लग गई है, वो यहाँ बीजेपी में आकर उनको चल नहीं पाएगी। या तो उनको ये लत छोड़नी होगी या पार्टी छोड़नी होगी, ऐसी हालत हो जाएगी। शायद बीजेपी में कंपटीशन वहां से ज्यादा होगा, जो हो लेकिन जिस मोड में वो यहां रहते हैं, अनगाइडेड मिसाइल, वो बीजेपी में वो रह नहीं पाएंगे। देखिए सुशांत जी, एक बात है, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि शायद जो बेटे को डेवलप किया जाता है वो बेटा कुछ डेवलप होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। बेटे डेवलप होने में मैं समझता हूं नवीन पटनायक हैं, एमके स्टालिन हैं, ये भी बेटे ही हैं, मगर इन्होंने भी अपने बाप की गद्दी को अच्छी तरह से संभाला है। तो ये मैं एक शब्द कहूंगा उद्धव ठाकरे के लिए, ही इज ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। ये एक फैक्ट है, क्योंकि जो पकड़ जो बाला साहेब की थी उसकी 1/10 भी उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। और एक बात ये भी बता दूं मैं आपको कि जो उद्धव ठाकरे में है उसकी शायद 1/10 आदित्य ठाकरे में भी नहीं होगी। ये एक जनरेशनल चेंज है। ये लोग अलग किस्म के पॉलिटिशियन हैं। ये उस टाइप की पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते जो माननीय बाला साहेब ने एक समय में की। पर सर मैं तो सिंपल कह रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे पॉलिटिशियन नहीं है, उद्धव ठाकरे फोटोग्राफर है। ये तो सबको पता है। फोटोग्राफर को भी पता है कि सामने फोटो ले रहा हूं और ब्लर दिख रहा है तो लेंस घुमाऊंगा ना, कि उसी से फोटो खींचता रहूंगा और सोचूंगा कि सामने वाली चीज साफ आएगी। वो लेंस घुमा ही नहीं रहे। सुशांत जी, एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो 40, 45, 50 जो आधी रात को भाग गए निकल करके और फिर दुनिया भर में टूरिज्म करते घूम रहे हैं, अगर इनमें गट्स थे तो बैठ करके सामने बोलते ना उद्धव ठाकरे से कि हमें आपकी लीडरशिप में विश्वास नहीं है। यही बांटते पार्टी को, यही बोलते मेरी शिवसेना शिंदे सेना है। ये गट्स होते तो बिल्कुल ठीक गट्स नहीं है इनके अंदर, इसीलिए दुनिया भर में भागते फिर रहे हैं। और बीजेपी के हर्षवर्धन जी उनके पास गट्स नहीं है इसलिए भाग गए। देखिए पैसों पे ऐश कर रहे हैं इधर। ठीक है, अब हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। रवि जी, पहली बात यह कि अगर आज टाइम्स नाउ, नवभारत जितने शिव सैनिक गुवाहाटी में अगर देख रहे होंगे होटल में ना, तो आज ही वो तय कर लें कि उद्धव के साथ नहीं जाना है। रवि जी ने कह दिया है बाला साहब का 10वां हिस्सा उद्धव का 10वां हिस्सा, यानी 1/100 आदित्य ठाकरे में रह गया, तो अब तो वो नहीं जाने वाले। तो आप पार्टी को, अगर शिवसेना को, उद्धव को कमजोर कर रहे हैं तो आपका बयान कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर गट्स नहीं होता ना सर, तो महाराष्ट्र की राजनीति को आप भी देख रहे हैं, मैं भी समझता हूं, 4 वर्ष वहां रहा भी हूं, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी शिव सैनिक की हिम्मत नहीं थी। और वो नारायण राणे और छगन भुजबल जब निकले थे तो उनके पीछे शरद पवार की ताकत हुआ करती थी अलग अलग समय। नारायण राणे के तो नहीं, छगन भुजबल पे तो पूरी तरह से। और तब वो टूट गए थे, लेकिन आज वो भी तब वो नहीं कर पाए थे। आज तो ये लोग लड़ रहे हैं सड़क पे। आज जाइए ना, इनसे कहिए ना जो उद्धव के समर्थक शिव सैनिक हैं कि चढ़ जाएं श्रीकांत शिंदे के घर पे या एकनाथ शिंदे के घर पे, जो उनकी शैली है। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चढ़ जाएं, क्योंकि ये राजनीति वो भी करके बड़े हुए हैं, वो उसी तरह से आगे बढ़े हैं। बाला साहब की वही राजनीति देख के आगे बढ़े हैं। तो मैं यही कहूंगा ये गट्स का मसला नहीं है सर, ये स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि पता है कि अगर 1 नंबर कम हो गया, 36 विधायक भी रहे 55 में से, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक मूव है, उसी की लड़ाई है, अपनी अपनी चीजें मजबूत कर रहे हैं। देखिए रवि श्रीवास्तव जी, आपका ये कार्यक्रम मुझे लग रहा है संजय राउत भी देख रहे हैं। आपने उधर कहा गट्स नहीं है, इधर संजय राउत का बयान आया कि एकनाथ शिंदे में हिम्मत नहीं है। बताइए, आप और संजय राउत एक समय में एक साथ एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। आपने गट्स कहा, उन्होंने कहा कि गट्स नहीं है एकनाथ शिंदे में। लेकिन संजय चड्ढा जी, मुझे ये बताइए, अगर गट्स नहीं है तो ये 40 विधायक अपने परिवार उसी महाराष्ट्र में पीछे छोड़कर चले जाते? इनको नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे वहां बैठे हैं, उनका क्या हो सकता है? गट्स है तभी ना गए हैं। एकनाथ शिंदे ने उनको ये भरोसा दिलाया ना कि चलो मैं तुम मेरे साथ चलो, परिवार को कोई छुएगा नहीं। अरे एकनाथ शिंदे ने नहीं सर, महाशक्ति ने दिलाया भरोसा। महाशक्ति, वो बताया ना एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने कहा, देखिए चाहे वो शक्ति कहीं से भी आई हो, अरे कहीं से आई सर, गट्स है ना, वो महाशक्ति जो हवाई जहाज में ले गई, महाशक्ति जो होटल में रखे हैं, महाशक्ति जो रात में मीटिंग कर रही है, महाशक्ति का भरोसा है सर, एकनाथ शिंदे का भरोसा। नहीं, 1 मिनट, तो फिर आपको खुश होना चाहिए कि इस देश में उस पावरफुल महाशक्ति का राज है।
ऐसी महाशक्ति देश को चलाए, इससे बेहतर क्या होगा? वो तो है ही है सुशांत सिन्हा जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप खुद महाशक्ति महाशक्ति कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना सर। चलिए संजय जी जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से मैं रवि जी की बात से इत्तेफाक थोड़ा रखते हुए, जी हाँ महाशक्ति है, लेकिन पूर्णतः इत्तेफाक सुशांत भाई की बात से रखता हूं कि गट्स हैं, तभी तो आप गए। अब महाशक्ति धक्का थोड़ी दे देगी, गट्स थे तभी आप वहां गए। महाशक्ति की सपोर्ट लेना भी अपने आप में भी तो, किसको मिल रही है महाशक्ति की सपोर्ट? नहीं, और संजय भाई अगर ये महाशक्ति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और सारा विश्वास और ताकत जगा देती तो अजीत पवार भी खींच लाए होते। ये देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होती जो हुई थी उस वक्त। महाशक्ति जो है वो ठुस हो गई थी। और उसके बाद क्या अभी प्रलोभन कम गए होंगे क्या इस दौरान? जब वो सूरत से उठ के वहां गए, प्रलोभनों की कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन उसके बाद भी वो गट्स थे कि वो वहां मौजूद हैं, वो लोग वहीं के वहीं हैं। दो बातें मैं ऐड करना चाहता हूं जो संजय भाई ने कही उसके साथ। हाँ बोलिए राघव भाई। सीनियर, दो बातें ऐड करूं सर मैं सुशांत जी? हाँ कीजिए राघव जी। हाँ, तो दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो प्रलोभन की बात विधायक नहीं ऐड हो रहे हैं बस। शरद पवार जी ने यहां तक जो है कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो प्रलोभन तो आया था। और दूसरी इसमें एक चीज और है कि मुझे जो बहुत दिलचस्प बात लगती है, हर्षवर्धन जी बहुत वरिष्ठ है, शायद वो मुझसे एग्री करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा शिवसेना को हुआ है, एनसीपी को हुआ है, शरद पवार को, क्योंकि शिवसेना को इन्होंने निपटा दिया है। कांग्रेस निवट प्राय थी, मतलब वो मृत प्राय थी जैसे पूरे देश में है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी जो है महाराष्ट्र की दो मेन पार्टीज है। तो मुझे जो समझ में आता है कि आगे चल के जो है अजीत पवार के लिए, शरद पवार जी की तो एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अब वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सालों से है, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही अच्छी जो है जमीन बना दी गई है। क्योंकि शिवसेना में यदि स्प्लिट होती है, उसका डायरेक्ट फायदा एनसीपी को होगा। और आज जिन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नहीं है एनसीपी, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र उनका आज की तारीख में गढ़ माना जाता है, लेकिन जो कोंकण, जो कोस्टल महाराष्ट्र है वहां पर नहीं है, तो वहां पे एक्सपेंशन का उनको बहुत अच्छा प्लान मिले, बहुत ही एक अच्छी जो है उपजाऊ जमीन मिलेगी। तो फिर जो बात कही जा रही थी कि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास होते हुए भी कुछ नहीं किया गया, कुछ जो है उद्धव ठाकरे जी को नहीं सूचना दी गई कि ऐसा हो रहा है, तो ये सेंस बिल्कुल बनता है क्योंकि इससे एनसीपी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। और अगर वो 2 साल सत्ता से बाहर भी बैठ जाते हैं तो भी आगे के लिए उनके लिए बहुत एक अच्छी बात है। हर्षवर्धन जी, क्या उद्धव ठाकरे को, मतलब ठीक है मैं मान सकता हूं कि पॉलिटिक्स में वो उस तरीके से नहीं है जैसे उनके पिताजी होंगे, लेकिन चूंकि आसपास आदमी पिताजी को देखता है तो बहुत कुछ सीखता भी है, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाता है। क्या उनको, जैसे एक हमने ऑप्शन डिस्कस किया कि संजय राउत को साइड लगा देते तो क्या थोड़ा उधर गुस्सा कम करके अभी डैमेज कंट्रोल करके सरकार बचा लेते। दूसरा कि क्या जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें अगर उद्धव ठाकरे जो है वो अगर ये सोचें कि भाई इतनी मेरी छीछा लेदर हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, मेरी पार्टी टूट रही है, कमजोर हो रही है, यहां तो हमने लोगों को कसम खा के और उसी पार्टी से गठबंधन फिर करते देखा है। बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, इतना लोग झुक जाते हैं कि लोग फिर आई गई बात हो जाती है। पर नेता के लिए ये सब करना क्या बड़े, वो अगर बीजेपी के साथ चले जाते और कह देते कि आओ हम जाएंगे बीजेपी के साथ, इतनी नाक की लड़ाई उन्होंने क्यों बना ली? उनको समझ में नहीं आ रहा पार्टी खत्म हो रही है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए उद्धव ठाकरे राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनको कई चीजों की तरह देखिए, आपने बहुत अच्छी सलाह दी, अगर वो सुन रहे होते तो सिर्फ संजय राउत शांत रहते ना तो आधी बातें ठीक हो जाती। उद्धव और आदित्य कहते कि आप आइए, हम कुछ भी आपके लिए करने को तैयार हैं, आप शिवसैनिक हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आइए हम तय कर लेंगे। लेकिन क्या कहा गया? उतरना तो मुंबई पड़ेगा, गुवाहाटी नहीं चौपाटी आना पड़ेगा, जिंदा लाशें हैं सब, पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेज देंगे। जब आप ये सब करेंगे तो संजय राउत से बहुत ज्यादा वो शिवसैनिक है। भाई संजय राउत अखबार में रहे, हम लोग जानते हैं कि पत्रकार कितना सड़क पे लड़ सकता है, हम लोग भी तो पत्रकार है ना। संजय राउत राज्यसभा में जा जाके तो उनको एक व्यक्ति को साधना है, ये सब
सब बहुत मजबूत विधायक हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े लोकप्रिय लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे नेता के तौर पर फेल हुए हैं और ये अच्छा नहीं होगा शिवसेना के लिए अगर उसको सरवाइव करना है कि ऐसे नेता के साथ आगे बढ़े। भाई सबसे बड़ा सवाल तो है कि संजय राउत वो कौन से शेर सुना रहे हैं कि शिवसेना के शेर को समझ में नहीं आ रहा है कि दहाड़ना कब है और शांत कब रहना है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। खैर, अब जो होगा वो तो देखा जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।